चलो भाई शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन। बेसिकली हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो आते हैं ना 5 नंबर के, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शो दैट the relation are defined by r equals to a comma b such that ab belongs to z. Show that the relation are defined by a comma b such that a minus b is divisible by 3, ab belongs to z, is an equivalence relation. वैलेंस रिलेशन। भाई मुझे शो करना है क्या है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा फटाफट से बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी होती थी यार? एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। रिफ्लेक्सिव पता क्या होती है कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी होना चाहिए। और ट्रांसिटिव में क्या, अगर ए बी से है, बी सी से है तो ए सी से होना चाहिए। ये सबको पता है। और ये इस टाइप का सबसे आसान क्वेश्चन है भाई ये वाला। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो रिलेशन है ये किस सेट पे लगी हुई है। बताना एक बारी, ये किस पर लगी हुई है? इंटीजर्स पे। ए और बी किसके एलिमेंट है यार? इंटीजर्स के। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे लगी हुई है, मतलब ए और बी यहां पर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अच्छा इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे, मतलब कौन सा एलिमेंट कौन सा ऑर्डर पे आ रहेगा? मैं आपसे पूछ लूं एक बारी, क्या इस रिलेशन के अंदर 1,3 आएगा बेटा? क्या 1,3 इस रिलेशन में आएगा? कैसे पता लगा? इस रिलेशन में वही दो एलिमेंट आएंगे, वही दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे जिनको माइनस करने पे वो 3 से डिवाइड होते हो। 1 - 3 करो, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो नहीं, ये तो इसमें नहीं आएगा। चलो वेरी गुड। अच्छा क्या इस रिलेशन में 2,5 आएगा? 2 - 5 कितना हो गया? -3। क्या वो 3 से डिवाइड होता है? हाँ, तो ये इस रिलेशन में आएगा। तो आई होप रिलेशन सबको समझ में आ गई। चलो अब मुझे प्रूव करना है क्या है ये इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए मुझे क्या प्रूव करना होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट खुद से लिंक होना चाहिए। कैसे लिखते हैं यार? हम क्या लिखेंगे, यहां मान लो जो ए है वो दुनिया के सारे इंटीजर है। ए क्या है? दुनिया के सारे इंटीजर, इसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दो, क्या 1,1 इस रिलेशन में आएगा? 1 - 1 करो, कितना आ रहा है? 0। 0 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। क्या 2,2 इस रिलेशन में आएगा? बताओ। 2 - 2 कितना आ रहा है? 0। 0 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है, तो वो भी क्या आएगा? इस रिलेशन में आएगा। 3,3 भी आएगा, 4,4 भी आएगा। तो बट मैंने कहीं ना कहीं ये आइडिया लगा लिया कि हर एक इंटीजर खुद से रिलेटेड होगा इस रिलेशन के अंदर। ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई ना? अब लिखना कैसे वो देखो, हम सिंपल लिखेंगे सिंस a - a equals to 0। ऐसे लिखेंगे सिंस a - a equals to 0 for all a belongs to z। समझ गए? for all a belongs to z। अब इसके बाद भाई दुनिया का कोई भी इंटीजर लो, अगर उसको उसी में से माइनस करो तो आंसर क्या आता है? 0। क्या 0 3 से डिवाइड होता है ना? विच इज डिविजिबल बाय 3। जो किससे डिविजिबल है भाई? 3 से डिविजिबल है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद अगर a - a 3 से डिवाइड होता है तो क्या a, a इस रिलेशन में आएगा? बताओ आएगा ना? तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं a, a बिलोंग्स टू r। और अगर a, a r में आ रहा तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो गई? है ना? तो हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गई?
रिफ्लेक्सिव होगी। बात समझ में आई क्या आ गई? अच्छा, सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं यार, सबसे पहला स्टेप लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। भाई ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। जब भी कभी सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है तो हम पहले लेट करते हैं कि ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है? आर से। अच्छा बच्चों, ए सिमेट्रिक कब होगा? अगर ए बी भी आर में है तो बी ए बी क्या होना चाहिए? आर में। यहां पर बताना ए और बी क्या होंगे? ए और बी क्या होंगे यहां पर? इंटीजर्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे? वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब इतना करने के बाद अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब बताना क्या है? हाँ, इसका मतलब है यार a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। a माइनस बी क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, b कॉमा ए आर में कब आएगा? जब b माइनस ए किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो मुझे इसकी हेल्प लेके दिखाना है कि b माइनस ए भी किससे डिवाइड होता है? 3 से। अब एक बात सुन लो, जितनी भी क्वेश्चन है जहां पर ऐसे कुछ समथिंग से डिवाइड होता हो या समथिंग का मल्टीपल होता हो, तो हमेशा याद रखना है अगर a माइनस बी 3 से डिवाइड होता है तो इस बात का मतलब है कि a माइनस बी 3 के टेबल में कहीं ना कहीं आएगा, तभी तो डिवाइड होगा। समझ गए? लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 3m वेयर m बिलोंग्स टू z। जहां पे m किससे बिलोंग करेगा यार? कोई ना कोई इंटीजर होगा। अब इतना करने के बाद अब मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 3m है तो मैं कह सकता हूं, अब अगली बार नाउ मैंने क्या निकाला? b माइनस ए निकाला। b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस a माइनस बी लिख सकता हूं। और यार a माइनस बी क्या था? 3m था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस 3m लिख सकता हूं। जरा ध्यान से देखो, b माइनस ए भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना? अगर b माइनस ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इट इंप्लाइज दैट b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 3। भाई ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर b माइनस ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि b कॉमा ए भी किससे बिलोंग करेगा? r से बिलोंग करेगा। सही है? अगर a भी r में है और b ए r में है तो इसका मतलब क्या? ये सिमेट्रिक होगी। तो लिखेंगे हेंस इट इज सिमेट्रिक। भाई ये क्या हो गई? सिमेट्रिक हो गई। अब बात करते हैं किसके लिए? फोर ट्रांजिटिव। या ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? हम 2 ऑर्डर पेयर लेट करेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। और यहां पर वेयर ए बी सी किससे बिलोंग करेंगे यार? जेड से बिलोंग करेंगे, क्योंकि किस पे लगी हुई है? सेट ऑफ इंटीजर्स पे लगी हुई है। अब जरा ध्यान देना, अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा तो इस बात का मतलब क्या है? ए बी आर से बिलोंग करेगा, इस बात का मतलब है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। एंड अगर b कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है तो इस बात का मतलब क्या है? b कॉमा सी अगर r से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि b माइनस सी भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। एंड a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, ये दोनों बातें मैंने कहां से निकाली है? मैंने लेट किया था ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है। ए बी आर से बिलोंग करता है इसका मतलब यही है, बी सी आर से बिलोंग करता है इसका मतलब यही है। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे ट्रांसिटिव के लिए क्या प्रूफ करना है बताओ? कि ए कॉमा सी भी किस में होना चाहिए? आर में। बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो अब ए कॉमा सी बताना आर में कब होगा? जब a माइनस सी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो अब मुझे इन दोनों की हेल्प लेके ये प्रूफ करना है कि a माइनस सी क्या है? 3 से डिविजिबल। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 3m एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 3n वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू z। अच्छा, अब इन वाले केसेस में जहां पर डिविजिबल बोलता है या मल्टीपल बोलता है, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड
फर्स्ट एंड सेकंड। भाई जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो होगा क्या, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया a माइनस सी। यहां पे क्या बचेगा 3m प्लस 3n। तो a माइनस सी इज इक्वल टू 3m प्लस n। जरा ध्यान देना, क्या a माइनस सी भी 3 का मल्टीपल आ गया? इसका मतलब a माइनस सी क्या हो गया 3 से डिवाइड, इंप्लाइज दैट a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर a माइनस सी 3 से डिविजिबल है तो इस बात का मतलब है इट इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। बात समझ में आ गई? भाई ए बी आर में था, बी सी आर में था, और हमने प्रूव कर दिया ए सी बी किस में है, आर में। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो वो क्या होती है, ट्रांसिटिव। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, या इट इज ट्रांजिटिव। तो ये अब ट्रांजिटिव भी हो गई, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो वो क्या होती है, इक्विवेलेंस। तो हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ गए? सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का, जहां पर डिविजिबल लिखा होता है या मल्टीपल लिखा होता है। बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई? अच्छा मान लो यहां पर 3 की जगह 4 होता तो क्या फर्क आता, सब कुछ सेम रहता, बस यहां पर 3 की जगह क्या आ जाता, 4 आ जाता, तो वो लिख सकते हो। मान लो 3 की जगह 5 होता तो क्या होता, सब कुछ सेम रहता। अच्छा यहां पर डिविजिबल की जगह अगर मल्टीपल होता तो बस जहां जहां डिविजिबल लिखा वहां पे क्या आ जाता, मल्टीपल आ जाता। समझ गए? अच्छा अगर यहां पर n होता तो कुछ नहीं, 3 की जगह क्या आ जाता, n आ जाता। समझ गया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक बार वो मुझे आप लोग लिख के दिखाओ। हाँ बस क्वेश्चन हटा रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये इस तरीके से देखना है कि अब तुम्हें दोबारा देखना ना पड़े यार। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी है। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट, रिलेशन आर ऑन द सेट ए, वो सब सिखा रहा हूं, इसी में आ रहा ना भाई, वो इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, और ये क्या है 0 से लेके 12 तक है। ठीक है, चलो और आगे, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी का मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव करना क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। पहले इतना लिख लो, यहां पर एक लाइन और ऐड करनी है, इसको हटाओ रिफ्लेक्सिव को। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। करो भाई, इसे ट्राई करो। चलो भाई देखो भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। इसने क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सबसे पहली बात, ये रिलेशन किस सेट पे लगी हुई है, इस ए पे। अच्छा इस सेट ए क्या है, इसका एलिमेंट है x, जो किससे बिलोंग करता है, z से, और x की वैल्यू 0 से लेके 12 तक होनी चाहिए। तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x एक इंटीजर है और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 12 तक। तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 से लेके 12 तक। ये बात समझ में आ गई? मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 0 से लेके 12 तक। आगे चलते हैं, गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसके अंदर कौन से दो एलिमेंट आ रहे हैं, जिनको माइनस करने पे उसका मॉडुलस लेंगे, और जो आंसर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्या 2,5 बिलोंग करेगा आर से, बताना।
2 - 5 का मोड कितना होगा 3, जो 4 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा अगला बताना यार, क्या 7,3 बिलोंग करेगा आर से? करेगा, क्योंकि 7 - 3 का मोड कितना आएगा 4, उससे बिलोंग करेगा। अच्छा अगला मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना, ठीक है। रिद्धि तू बताएगी क्या 9,13 बिलोंग करेगा आर से? क्यों नहीं करेगा? एग्जैक्टली बेटा, यहां पर ध्यान से, वरना आप फंस सकते हो। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल तो है, बट आप लोग गलती पता है क्या कर दोगे, ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन में जो ए और बी है, इनकी पॉसिबल वैल्यू 0 से लेके 12 तक हो सकती है ना, तो 13 वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ गई? ये चेक करना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। चलो आपको समझ में आ गया रिलेशन। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर रिफ्लेक्सिविटी। फोर रिफ्लेक्सिव, अच्छा सबसे पहले काम करते हैं, सिंस a माइनस ए का मॉडुलस कितना होगा 0, वेयर, अच्छा बताना a किससे बिलोंग करेगा, वेयर a बिलोंग्स टू सेट a। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा अब a माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूं a कॉमा a बिलोंग्स टू r, सही है, ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर a कॉमा a r से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हो गया इट इंप्लाइज दैट इट इज रिफ्लेक्सिव या r इज रिफ्लेक्सिव। पहला काम करो, सबको समझ में आ गया? अच्छा फोर सिमेट्रिक, बस यार ये लिखना सीखो यार, ये रिलेशन में फोर सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। मैंने क्या ले लिया, a b, ये करते हैं a b बिलोंग्स टू r। अच्छा बताना यहां पर a और b किससे बिलोंग करेंगे, वेयर a कॉमा b बिलोंग करेंगे सेट a से। बात समझ में आ गई? अच्छा अब अगर a कॉमा b r से बिलोंग करता है, इस बात का मुझे मतलब बताओगे क्या होगा, क्या मतलब इस बात का? एग्जैक्टली इसका मतलब है यार मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब इसको मैं कैसे लिखूं, अब मुझे क्या प्रूव करना है सिमेट्री के लिए कि मॉडुलस ऑफ b माइनस ए बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दो तरीके होते हैं, या तो यहीं से बन सकता है या आप ऐसे कर लो, लेट a माइनस बी 4 का मल्टीपल है इज इक्वल टू 4m लिख लो, वेयर m जो है वो कोई इंटीजर होगा, वेयर m बिलोंग्स टू z। अब एक चीज याद रखना यार, जब ये मोड ओपन होता है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4m। बात समझ में आ गई? अच्छा अब अगली बार मैंने क्या लिया, मोड ऑफ b माइनस ए लिया। अच्छा मोड ऑफ b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं यार, समझ गए? अब इतना करने के बाद मोड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, प्लस माइनस 4m। ध्यान से देखो 4 बाहर आ गया, क्या बच गया, माइनस प्लस m बच गया। अंदर कुछ भी हो, बाहर m एक इंटीजर है, बाहर क्या आ गया 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोड b माइनस ए किसका मल्टीपल है, 4 का। अगर मोड b माइनस ए 4 का मल्टीपल है तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि b कॉमा ए किससे बिलोंग करेगा, r से। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब ए बी भी आर में था, बी ए भी आर में था, तो इट इंप्लाइज दैट इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फोर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए ध्यान देना यार, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट AB belongs to R and BC belongs to R, ऐसे करते हैं। अच्छा बताना ABC किसके एलिमेंट होंगे, जल्दी बताओ, वेयर ABC किसके एलिमेंट होंगे, सेट A की। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा अब इतना करने के बाद अगर AB R से बिलोंग करता है तो इस बात का मतलब है मोड A माइनस बी, और BC भी R से बिलोंग करता है, एंड मोड B माइनस C आर मल्टीपल ऑफ 4। ये इस बात का मतलब है।
अब मुझे क्या प्रूव करना है यार कि ए कॉमा सी भी किससे बिलोंग करता है, आर से। अच्छा ए कॉमा सी आर से बिलोंग कब करेगा यार, मोड ए माइनस सी इज द मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 4। सेम इस क्वेश्चन में वही ट्रिक लगाएंगे, लेट कर लो a माइनस बी को 4m और यहां से आ जाएगा a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस 4m एंड b माइनस सी को लेट कर लेंगे 4n और यहां से b माइनस सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4n। समझ गए, वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू z। सही है, कोई ना कोई इंटीजर होंगे। अब इतना करने के बाद मुझे एक बात का जवाब दे दो, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो होगा क्या, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। इस b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, a माइनस सी इज इक्वल टू, यहां से 4 कॉमन निकाल दो, 4 प्लस माइनस m प्लस माइनस n। अब अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस m प्लस माइनस n। सही है, हो गया। तो इससे क्या हुआ, a माइनस सी किसका मल्टीपल आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया। तो इट इंप्लाइज दैट क्या, a कॉमा सी किससे बिलोंग करता है यार, r से। समझ गए, आगे बात समझ में। अब ए बी भी आर में था, बी सी भी आर में था, ए सी भी आर में, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। भाई ये क्या होगा, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बात समझ में आ गई। अब ये रिलेशन क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore it is an equivalence relation। तो इसीलिए क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन। बात सबको समझ में आ गई, पक्का। अब ना इस क्वेश्चन में ना एक चीज एक्स्ट्रा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, या इस बात को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का मतलब है उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो इस रिलेशन में किससे रिलेटेड है, वन से रिलेटेड है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट 1 कॉमा x बिलोंग्स टू r। बताना ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वो सारे एलिमेंट निकालने हैं जो किससे रिलेटेड है, वन से। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यहां पर, x की। अच्छा 1 कॉमा x बिलोंग्स टू r है, तो इस बात का मतलब क्या है बताना एक बार, मॉडुलस 1 माइनस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको ये रिलेशन मिल गई। अब कुछ नहीं करना, आपने x की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ऐसे लिख के x की पॉसिबल वैल्यू लिखो। यहां से जिस सेट पे लगी हुई है उस सेट में से देखना है। अच्छा इस सेट में पॉसिबल वैल्यूज क्या है बताना, 0 से लेके 12। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, क्या x की वैल्यू 0 पुट करने पे ये मल्टीपल ऑफ 4 आता है, नहीं। अगली बार x की वैल्यू 1 पुट करो, क्या मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, 1 माइनस 1 0। पहला कितना आया यार, 1 आया। अगला क्या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5, तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, तो वही मल्टीपल ऑफ 4। अब तो पैटर्न से मिल जाएगा, 1 5 है, अगला कितना आएगा 9, उससे अगला 13 आ नहीं सकता क्योंकि इस सेट पे लगी हुई है, तो खत्म। भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा भी तो। बहुत आसान है लिखना यार, समझ में आया क्वेश्चन, पक्का है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए लिख सकते हो, पक्का, फुल पावर। चलो अगला देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट, पहले आप इसे नोट करो फिर मैं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
अच्छा, एक बार जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था इसमें एक बात बता रहा हूं, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके एनसीईआरटी का है, सेम क्वेश्चन था, एक सेट था ए 1 2 3 4 5 उस पे लगी हुई थी, और वहां पता क्या लिखा हुआ था, प्रूव दैट ए और बी जब रिलेटेड थे तो उसमें रिलेशन थी मोड ए माइनस बी इज इवन। तो उसमें क्या करोगे, कोई भी नंबर इवन का मतलब क्या है कि वो 2 से डिविजिबल है, तो अल्टीमेटली वही करना है, मोड ए माइनस बी को प्रूव करना है कि वो किससे डिविजिबल है, 2 से, और डिविजिबल ना लिख के वहां पर क्या लिखोगे कि इट इज इवन। बात समझ में आ गई, जब भी बोले कि मोड ए माइनस बी इज इवन तो सब कुछ सेम है, बस वहां पे क्या करना है, डिविजिबल बाय 2 दिखाना है, और डिविजिबल बाय 2 दिखाने के बाद क्या लिख दोगे, हैंस इट इज इवन, कर लोगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेट आर बी आर रिलेशन, let R be a relation on the set L on the set of all lines in a plane defined by क्या, L1 comma L2 belongs to R, implies that line L1 is parallel to line L2. Show that R is an equivalence relation. और आगे है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। करो, एक बार लिखने की कोशिश करो। सॉल्यूशन। अच्छा भाई, सबसे पहले इस रिलेशन को समझते हैं। अच्छा, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। आर एक रिलेशन है जो किस पे लगी हुई है, एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। मैं एक बार लिख लेता हूं, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में जितनी भी लाइन आ रही हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, एल से बिलोंग करती हैं। समझ गए? लेट एल डिनोट्स या एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। समझ गए? अब इसके बाद पढ़ते हैं आगे, डिफाइंड बाय L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। इस बात का मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब इस रिलेशन में ऐसी दो लाइंस आपस में रिलेटेड होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बात समझ में आ गई? अब मुझे ना एक बात का जवाब दे दो। मैंने बोल दिया एक लाइन है L1, एक लाइन है L3, और L1 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या वो इस रिलेशन में आएगी क्या यार? एक लाइन है L1, एक लाइन है L3, और L1 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या वो इस रिलेशन में आएगी? नहीं आएगी ना भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसमें कौन सी दो लाइन आएंगी जो क्या है, आपस में पैरेलल। अच्छा, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L4। L1 और L4 दोनों x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या वो इसमें आएगी? अगर वो x के पैरेलल तो आपस में भी पैरेलल। रिलेशन समझ में आ गई? चलो अब लिखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो देख लो। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक लाइन खुद से रिलेटेड होनी चाहिए। तो हमें पता है हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है क्योंकि सेम डायरेक्शन होती है, तो लिखेंगे सिंस ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन खुद के पैरेलल है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू, इसको कैपिटल L लिख देता हूं, L। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब हर एक लाइन खुद से रिलेटेड है, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, तो इसीलिए ये क्या होगी भाई, रिफ्लेक्सिव हो गई। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं किसकी, फॉर ट्रांजिटिव।
फॉर सिमेट्रिक। अब बताना सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। अगर ए और बी आपस में रिलेटेड है तो बी और ए भी आपस में रिलेटेड, तो उसके लिए पहले वाली लेट करते हैं। तो यहां पर पहला क्या लेट करेंगे, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, वेयर L1 L2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू L। अच्छा, अगर L1 L2 R से बिलोंग कर रहे हैं, इस बात का क्या मतलब होता है यार, हाँ, L1 इज पैरेलल टू L2, समझ के। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर L1 L2 R में है तो L2 L1 भी R में होना चाहिए। अब L2 L1 R में कब होंगे, जब L2 इज पैरेलल टू L1। भाई अब ध्यान से देखो, L1 इसके पैरेलल है, तो क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट L2 इज पैरेलल टू L1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस बात को लिख सकता हूं पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब अगर L2 L1 के पैरेलल है तो इसका मतलब हो गया कि L2 जो है वो L1 से रिलेटेड हो गया, समझ गए। अब L1 L2 भी R में है, L2 L1 भी R में है, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। बच्चों ये क्या हो गई, सिमेट्रिक। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। चलो अब आ जाओ फोर ट्रांजिटिव। फोर ट्रांजिटिव या फोर ट्रांजिटिविटी भी बोल देते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, दो ऑर्डर पेयर लेंगे। एक क्या लेंगे, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, सही है। अच्छा, वेयर, बच्चों इसको ना लिखना सीखो यार, एग्जाम में तुम्हें आता होगा बट तुम भूल जाओगे लिखना कैसे, तो इस चीज पे ध्यान दो। दो लेट कर लिए। अब इस बात का मतलब बताना क्या है, अगर L1 L2 R से बिलोंग करना है, इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा, एंड L2 L3 बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया L2 इज पैरेलल टू L3। अब ध्यान से देखो, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल। तो हमने पढ़ा है जब दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल तो आपस में भी क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3, कह सकता हूं। अब अगर L1 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हमारी रिलेशन से बिलोंग करेगी, सही है। L1 L2 रिलेशन में है, L2 L3 रिलेशन में है, L1 L3 रिलेशन में आ गया, तो इंप्लाइज दैट इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या हो गई भैया, ट्रांजिटिव होगी। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस हो गई, समझ गए, ये रिलेशन क्या हो गई, इक्विवेलेंस। अब ना यहां पर एक बात और बोलिए, क्या बोलिए, फाइंड दिस सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। मतलब मुझे क्या निकालना है, उन सभी लाइंस का सेट निकालना है जो इस लाइन से रिलेटेड हो। तो बेटा ये हमने 11th क्लास में सीखा है कि जब भी कभी दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो सारे कोएफिशिएंट सेम होते हैं, बस ये जो कांस्टेंट है इसको हटा के क्या लगा दो, एक वेरिएबल लगा दो। अभी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर, जब भी कभी जैसे सपोज करो एक लाइन ये है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक लाइन लिखो जो इसके पैरेलल है, तो कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर 2 लिख दो, तो ये लाइन उसके पैरेलल होगी। बस कांस्टेंट को हटाना होता है। अब मुझे लिखना क्या है, मुझे वो सारी लाइनें लिखनी है जो इसके पैरेलल है। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू क्या, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2x प्लस 4 की जगह एक कांस्टेंट लिख दो, मैंने c लिख दिया, समझ गए, 2x प्लस c सच दैट c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c क्या है, कोई भी रियल नंबर। बात समझ में आ गई। तो ये क्या आ गया, वो सारी लाइंस आ गई जो क्या है, इसके पैरेलल है। बात समझ में आई सबको, क्वेश्चन समझ में आया, एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो। अब एक चीज हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, वहां पता है क्या था, अब वो एमसीक्यू या एक या दो नंबर या सेशन में आ सकता है। L1 L2 रिलेटेड थी, बट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 था, एग्जांपल एनसीईआरटी का। तो बताओ क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा,
क्योंकि कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या वो सिमेट्रिक होगा? हाँ, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पे भी होती है, तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। क्या वो ट्रांसिटिव होगा? नहीं, ट्रांसिटिव भी नहीं होता। क्यों? अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, आप ऐसे सोच लो, ये L1 है, ये L2, ये L1, ये L2, ये L3, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं है ना? तो वो वाला केस क्या होता है? सिर्फ सिमेट्रिक होता है, ना ही रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही ट्रांसिटिव होता है। अब आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार, ये लिख सकते हो सारे। अब अगले क्वेश्चन की 3 वैरायटी हमें तीनों करनी है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट n क्रॉस n। समझ गए? अब ये किस पे लगी हुई है? n क्रॉस n पे, मतलब ये किस पे लगी हुई है? ऑर्डर पेयर्स पे लगी हुई है। डिफाइंड बाय क्या था? a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d implies that AD equals to BC। yeah, for all A comma B comma C comma D belongs to n cross n is an equivalence relation। इसको प्रूव करना है। क्या ये? is an equivalence relation, ये प्रूव करना है। also find the equivalence class, also find क्या? this equivalence class of 2,6। ये क्वेश्चन है भाई, एक बार तुम लोग ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूं। करो, चलो सॉल्यूशन। अब सबसे पहले इसको समझते हैं यार। आर बी आर रिलेशन ऑन दी सेट n क्रॉस n। अब ये किस पे लगी हुई है? ऑर्डर पेयर्स पे लगी हुई है। मतलब हम बात करते हैं कि एक ऑर्डर पेयर दूसरे वाले से कब रिलेटेड होगा। तो ए बी रिलेटेड होगा सी कॉमा डी से कब? जब ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। जस्ट फॉर चेकिंग कि आपको ये रिलेशन समझ में आई है कि नहीं आई, मुझे एक बात का जवाब दो। क्या 2,5 रिलेटेड होगा क्या होता है? यहां पे 6 कर लो, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 9। अब एक मिनट, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। क्या 2,6 रिलेटेड होगा 3,9 से? मेरा क्वेश्चन बताना होगा। कैसे पता लगा? इसमें वो ही 2 ऑर्डर पेयर रिलेटेड है जहां पर a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। 2 इंटू 9 कितना आ रहा है? 18। 6 इंटू 3 कितना आ रहा है? 18। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हाँ ये क्या होगा? आपस में रिलेटेड होंगे। और यहाँ पर a b c d ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर। अच्छा एक और बताओ, रुमाना, क्या 2,5 रिलेटेड होगा 2,5 से? होगा? चेक करते हैं क्या होगा। 2 इंटू 5 और यहां पर 5 इंटू 2, तो कितना आ गया? 10 इक्वल्स टू 10। ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात और, मैंने आपको बोल दिया रीशु तेरे से बेटा, मैंने बोल दिया P कॉमा Q अगर रिलेटेड है S कॉमा T से, तो इस बात का मतलब क्या है इसके अकॉर्डिंग? दक्ष, इस बात का मतलब है कि P इंटू टी किसके इक्वल होगा? Q इंटू एस के। यार बेटा सबसे पहले ना रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, समझ गई? बस मैंने यही तो पूछा था कि अगर ये इससे रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P इंटू टी इज इक्वल टू Q इंटू एस। समझ गए? अब आते हैं किस पे इसको प्रूव करने के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा अब क्योंकि ये किस पे लगी हुई है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में लगी हुई है, तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगी? जब हर एक ऑर्डर पेयर खुद से लिंक होगा, है ना भाई? अच्छा अब मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि जो ए बी है ना वो ए बी से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, पहले काम थोड़ा सा रफ में करना है। यहां पे रफली वर्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, मुझे एक बात का जवाब दो यार। अगर मैं पूछूं
ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, वट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी इंटू ए, तभी तो ये रिलेटेड होगा। और एक बात जरा सोच के जवाब दो, यहां पर ए और बी क्या है? दो नेचुरल नंबर। तो क्या ए और बी जब भी कभी कोई दो नेचुरल नंबर होंगे तो उस केस में ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा? ये बेटा हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमारा कॉम्पिटेटिव होता है, ये तो हमेशा ही होगा। तो यहां पर अब ये आपने रफली कर लिया ना कि ये हमेशा इक्वल होगा, और इसका मतलब क्या है? ये चीज है ना? तो कैसे लिखना है? सिंस ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। समझ गए? तो अब इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस बात को मैं लिख सकता हूं ए बी इज रिलेटेड टू ए बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। और अगर हर एक ऑर्डर पेयर खुद से लिंक हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गई? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करते हैं भाई। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? पहले हम लेट करेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, और यहां पे क्या लिखूंगा? वेयर ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। चलो, अब ए बी रिलेटेड टू सी डी है, इस बात का मतलब हमें पता है क्या है? ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है, या ये फिर थोड़ा रफली में पहले करके पहले रफली करके चेक करो। सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है C इंटू बी इज इक्वल टू डी इंटू ए। तो मतलब आपने ये बनाना है। अब चेक करो, क्या इसकी हेल्प से ये बना सकते हो? है ना? कुछ नहीं करना, बस इसको अगर मैं रीराइट कर दूं, इसको इधर ले आओ सी बी और इसको इधर ले आओ डी ए। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब ही क्या है? अभी तो देखा, इसका मतलब होता है कि सी डी जो है वो रिलेटेड है किससे? ए बी से। समझ गए? आगे बात समझ में? अगर ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड है, सी डी जो है वो ए बी से, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये क्या हो गई तुम्हारी? एक सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे ध्यान देना, क्या होगा? फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, और मुझे एक और लेना पड़ेगा, एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। चलो, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। सही है? ठीक है। अब अच्छा, मुझे प्रूव करना है अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से, तो ए बी ई एफ से भी रिलेटेड है। यही तो प्रूव करना है। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, इसका मतलब क्या होगा हमारे अकॉर्डिंग? इसका मतलब होगा ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, एंड इसका मतलब है C इंटू एफ इज इक्वल टू डी इंटू ई। अब वही हमें मुझे क्या करना है? ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ये बेटा इसलिए सिखा रहा हूं, मान लो कोई नई रिलेशन आ जाएगी तो इस तरीके से करना। अब इस बात का मतलब बताना क्या होगा? इसका मतलब है ए इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई। अगर ये हो जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा? रिलेटेड हो जाएगा। तो मुझे इन दोनों की हेल्प लेके ये बनाना है। एक हिंट है भाई, अगर यहां पर बीच में इंटू है, दो ही क्वेश्चन है, बीच में इंटू है और या बीच में प्लस। अगर बीच में इंटू है तो इस फर्स्ट और इस सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, अगर बीच में प्लस है तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो? ऐड कर दो। अभी इंटू है तो क्या कर दो? मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ए इंटू डी। अगर बीच में प्लस होगा तो दोनों को प्लस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है, ए इंटू डी, सी इंटू एफ, बी इंटू सी, डी इंटू ई। अब देखो D और C से कैंसिल, क्या बच गया? A इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई, यही बच गया। इंप्लाइज दैट क्या और इसका मतलब क्या है? ये ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ,
ए बी क्या हो गया, ई एफ से रिलेटेड। इतनी बात समझ में आ गई। अब ए बी इससे रिलेटेड था, सी डी इससे रिलेटेड था और ए बी इससे रिलेटेड हो गया, ये मैंने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। चलो अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बेटा हो गई इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ना इसमें एक छोटी सी बात और बोल दी मेरे को, क्या बोल दिया कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालो। देखो भाई कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास के लिए, वही तरीका, लेट क्या 2,6 इसकी निकालनी है ना, इज रिलेटेड टू x, y। समझ गए। अच्छा यहां पर x और y क्या है, वेयर x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n। चलो अब ध्यान देना, इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, इस बात का मतलब है 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। समझ गए यहां तक सारे, समझ गए। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां पर, तो ध्यान देना। तो लिखो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6, ऐसे बनाओ एक सेट। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं यार, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। चलो भाई पहले मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली। जब मैं एक्स की वैल्यू 1 लूंगा तो बताना वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। कितनी आ रही है, 3। तो भाई जब x 1 होगा तो y 3, एक तो ऑर्डर पे आ रही है, मिल गया। अगली बार x की पॉसिबल वैल्यू बताओ क्या होगी, 2 रख लो। 2 रखा तो y कितना आ रहा है, 6। अच्छा अगली बार x की वैल्यू 3 है, क्या, ओ सॉरी 2,6। अगली बार x की वैल्यू 3 रखो, कितना आएगा, 6 3 18/2 9। अब जरा ध्यान से देखो, आपको एक पैटर्न मिल गया, 1 3 2 6 3 9। अगला क्या आएगा, 4 12। अगला क्या आएगा, 5 15। अब जरा देखो कहीं कुछ कंडीशन है कि यहां पर, नहीं, नेचुरल नंबर पे है तो ये बढ़ता चला जाएगा। आंसर समझ में आया, आ गया, पक्का आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन सेम इसी का भाई है, बिल्कुल सेम। मैंने कहा था ना प्लस वाला अगला क्वेश्चन, ये रहा। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। अब जरा ध्यान से, हल्का सा इसमें थोड़ा सा चेंज है, ऑन ए क्रॉस ए। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए क्रॉस ए डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी इज इक्वल टू a plus d equals to b plus c for all a comma b comma c comma d belongs to a cross a। अब ये आप लोगों से होना चाहिए, is an equivalence relation, also obtain the equivalence class of 2,5। अब जरा ध्यान से देखना, ये किस सेट पे लगी हुई है, a क्रॉस a पे। अभी मुझे a नहीं पता, क्वेश्चन में a गिवन है, सेट a है मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं, where a equals to है 1 2 3 डॉट 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 9। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, ये किस पे लगी हुई है, a क्रॉस a पे। तो a और b की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 1 to 9 होगी। समझ गए सारे। अब एक बार इसे लिखो, देखो बीच में प्लस आ गया ना, तो जब इसमें ट्रांसटिव में इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कर भाई, तो उसमें दोबारा फ्रैक्शन दो यूज जगह a b तो फिर a तो a b a plus d इक्वल टू a plus d। किसमें, मतलब इस वाले क्वेश्चन में a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है ना इसमें। हाँ हाँ बस पर फ्रैक्शन तो a b और a b रख ए बी और ए बी रख के करेंगे, करो। सॉल्यूशन देखो भाई, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन दी सेट ए। सब कुछ सेम वही है, बस ये किस पे लगी है, ए क्रॉस ए पे, और यहां पर चेंजेस है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस। सबको समझ में आ गया है ना। बस मुझे एक बात का जवाब दे दो जरा एक बारी, क्या 2,3 रिलेटेड होगा 1,2 से, जरा बताओ एक बार, होगा ना, क्योंकि 2 + 2 कितना 4 और 3 + 1 कितना 4 आ रहा है। अच्छा क्या
2,3 रिलेटेड होगा 2,3 से, होगा ना सबको? हाँ रिफ्लेक्स, अभी तो खैर सबके लिए दिखाना होता है हमें, जब सबके लिए दिखाना होता है हम एग्जांपल नहीं देते, तो सबको रिलेशन समझ में आ गई ना? देखो भाई वही 2 क्या हो गया, 2 + 3 5 और 3 + 2 5 है। चलो आ जाओ 4 रिफ्लेक्सिव। चलो फटाफट से लिखते हैं इसको। क्या करेंगे, अब मुझे एक बात का जवाब दे दो इसका। अब मुझे प्रूव करना है कि ए बी क्या है, रिलेटेड टू क्या है, ए बी। जरा इसका जवाब दो। ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, व्हाट डज इट मीन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब जरा ध्यान से देखो, इस सेट में से ए और बी कोई दो वैल्यू है ना, तो उन सभी वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू होगा ये, है ना, हमेशा क्या होगा ये, ट्रू होगा। तो अब एक बात लिखो, यहां पे क्या था, ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, इससे बिलोंग करते हैं। जैसे 1 और 3 लूंगा और क्या लूंगा, 3 और 1 लूंगा, तो ठीक है। हाँ 1 और 3, अगर मैं 1 3 लूं रिलेटेड टू 1 3, हाँ तो ये होगा ना 3 + 1 और 1 + 3। तो लिखते हैं सिंस a + b = b + a वेयर ab बिलोंग्स टू a। तो देयरफॉर इस बात का मतलब है कि जो ab है वो रिलेटेड हो गया किससे, ab से। ab इज रिलेटेड टू ab, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। भाई ये तुम्हारी क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई। अब आगे 4 ट्रांजिटिव, 4 सिमेट्रिक। 4 सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी किसके एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए के। अब इस रिलेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस a + d = b + c। अब मुझे क्या प्रूव करना है, जो सी डी है वो किससे रिलेटेड है, ए बी से। एक बार इसका मतलब ढूंढ लो, इसका मतलब होगा c + b = d + a। इसका मतलब यही तो होगा, समझ गए, यही मतलब है इसका। तो जरा ध्यान से देखो, c प्लस, क्या इससे ये बन सकता है, हाँ बन सकता है, इसलिए बस कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। तो और इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, इस बात से मुझे पता लग गया क्या, कि जो CB है वो रिलेटेड है किससे, A, B से। चलो तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो ये तुम्हारी क्या हो गई भाई, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, 4 ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए पहले 2 लेट करेंगे, 4 ट्रांजिटिव। हम करेंगे लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। चलो वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। चलो अब इसके बाद यार इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब है a + d = b + c एंड इसका मतलब है c + f = d + e। ये फर्स्ट ये सेकंड, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर बीच में इनटू हो तो फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, इनटू, और बीच में प्लस हो तो क्या करना है, प्लस। तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस। एंड फर्स्ट एंड सेकंड, भाई इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करूंगा तो a + d + c + f = b + c + d +। पहले रफली कर लो कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा a + f = b + e। मुझे यही बनाना है, तो देखो अपने आप बन जाएगा। d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, इसका मतलब आ गया a + f = b + e। और इसका मतलब है कि ए बी जो है वो रिलेटेड है किससे, E, F से। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। चलो वेरी गुड, बहुत इजी था ना ये।
ट्रांसटिव, अभी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, तो हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां पर एक छोटी सी बात वही है, क्या निकालना है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास जरा ध्यान से, लेट 2,5 रिलेटेड टू x, y, वेयर x, y किससे बिलोंग करेगा, ध्यान से लिखना, किससे करेगा, a क्रॉस a से। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 + y = 5 + x, तो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस। अब बताओ पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा, यहां से लो, x की पॉसिबल वैल्यू क्या, पहले 1, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आ रहा है, 6 - 2 4, अगला x की वैल्यू 2 रखो, 5 + 2 7, 7 - 2 कितना आ गया, 5, 1 4 था, 2 5 था, 3 3 का डिफरेंस है, अगला क्या आएगा 3 8 और 3 6, अगला क्या आएगा, कहां तक है, 9 तक है, तो 4 7, अगला 5 8, अगला 6 9। चलो समझ गए, समझ में आ गई क्लास भी। चलो अगला क्वेश्चन, जो तीसरे वाला इसका टाइप है भैया, वो बहुत बारी आता है और थोड़ा सा उसका ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, एक बार पहले आप लोग करो। वो टाइप है ये, हाँ वो ये, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन दी सेट, अब सेम किस पे आ गए, n क्रॉस n पे आ गई, डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी। ये ध्यान से देखना भाई, इसका मतलब है a इंटू डी बी प्लस सी इज इक्वल टू b इंटू सी ए प्लस डी, ये इसका मतलब है, a इंटू डी बी प्लस सी इज इक्वल टू b इंटू सी ए प्लस डी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू a क्रॉस a इज एन इक्वी, अच्छा यहां पर n क्रॉस n आ गया, हाँ ये n पे लगी हुई है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें कुछ नहीं पूछा, बस एक बार इससे आप लोग लिखो, क्योंकि इसमें ट्रांसटिव में आप लोग शायद थोड़ा फंस सकते हो, करो एक बार। देखो भाई सॉल्यूशन, चलो बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। भाई प्रूव करना है इक्विवेलेंस, तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ गई रिलेशन कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो इस बात का मतलब ये है, जैसे अच्छा मुझे बताना क्या 2,3 रिलेटेड होगा 4,5 से, जरा बताना एक बार किसमें, 2,3 क्या रिलेटेड होगा 4,5 से, चलो देखते हैं। पहले क्या चाहिए, a इंटू डी 2 इंटू 5, फिर चाहिए b प्लस सी 3 + 4, इधर क्या चाहिए b इंटू सी, फिर क्या चाहिए 2 + 5, चेक करते हैं, 7 इंटू 10 70, 12 इंटू 7 84, इक्वल तो नहीं आ रहे, तो ये इससे रिलेटेड नहीं, समझ गए। अच्छा अगला, क्या 3,5 रिलेटेड होगा 3,5 से, बताना, होगा, चेक करते एक बार, ये हो जाएगा, पहले a इंटू डी 3 इंटू 5 5 + 3, इधर क्या आएगा, इधर b इंटू सी इंटू a प्लस डी, 8 इंटू 15 120, 15 इंटू 8 120, तो ये क्या होगा, इससे रिलेटेड होगा, तो मतलब ये लगानी आ गई ना। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए यार, कि ए बी जो है वो ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। अब जरा करके देखो, अगर ए बी रिलेटेड होगा ए बी से, तो जरा बताना इसका मतलब क्या निकलता है इसके अकॉर्डिंग, ए इंटू डी यानी ए इंटू बी, यहां पे क्या आएगा b प्लस ए,
यहां पे क्या आएगा b इंटू ए और क्या आएगा a प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग यही मतलब निकलता है। अब चेक करो यहां पर a और b नेचुरल नंबर है, क्या ये LHS और RHS हमेशा इक्वल होगी नेचुरल नंबर के लिए? हमेशा इक्वल होगी नेचुरल नंबर के लिए। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो आपको पता लग गया। तो आपने लिखना है सिंस AB इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू BA इंटू A प्लस बी, for all AB belongs to N। और इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जो AB है वो रिलेटेड हो गया किससे? AB से। और अगर AB से रिलेटेड हो गया तो इसका मतलब हो गया क्या? इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गई यार? रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो भाई, सिमेट्रिक के लिए क्या? पहला हम लेट करेंगे, लेट AB आर CD, वेयर AB कॉमा C कॉमा D बिलोंग्स टू क्या था? N क्रॉस N। चलो, और इस बात का मतलब हो गया A इंटू डी B प्लस C इज इक्वल टू B इंटू C A प्लस D। चलो, अब ना बात करते हैं सिमेट्रिक तभी होगा जब CD इज रिलेटेड टू A कॉमा B। अब इस रूल के अकॉर्डिंग चेक करो ये क्या बनेगा? ये बनेगा C इंटू बी इंटू डी प्लस ए इज इक्वल टू डी इंटू ए सी प्लस बी। अब ध्यान से देखो, क्या इस वाली स्टेटमेंट से ये बन सकता है ना? बस कुछ नहीं करना, इसको इधर लाके लिखो। जब इसको इधर ला रहा हूं, सी को पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया, और इधर डी प्लस ए कर दिया। और इसको इधर लाओ, डी को पहले लिखो, ए को बाद में, और क्या लिख दो? सी प्लस बी। देख लो यार, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया क्या? C कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए बी। यही तो मतलब है। C इसका मतलब ये था, और तो इसका मतलब क्या हो गया? ये। तो हेंस therefore it is symmetric relation। अच्छा, इस क्वेश्चन का रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक फिर भी बच्चे कर देते हैं, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा फंसते हैं। तो उसके लिए एक तरीका है फॉर ट्रांजिटिव। भाई सीधा देख लो आप ट्रांजिटिव। अब मैं पहले आपको बता दूं, ट्रांजिटिव में हमें एक और लेते हैं EF, है ना? तो मुझे क्या प्रूव करना है? पहले लेट करना है, लेट AB रिलेटेड टू CD एंड CD related to EF, where A comma B comma C comma D और E comma F belongs to N cross N। सबसे पहले इसका मतलब लिख दो, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है A इंटू D B प्लस C इज इक्वल टू B इंटू C A प्लस D। और थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दो और फिर इसका मतलब लिख दो। क्या था, क्यों छोड़ा मैं आपको बता रहा हूं अभी। क्या बनेगा? C इंटू F ब्रैकेट में D प्लस E इज इक्वल टू D इंटू E, और क्या बनेगा? C प्लस F। ये बनेगा यार, सही है? समझ गए सारे? पक्का? अब ना एक बार चेक कर लो, AB रिलेटेड टू EF का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा A इंटू F इंटू B प्लस E इज इक्वल टू B इंटू E A प्लस F। चलो, ये समझ गए? अब ना यार ऐसे सोचोगे ना डायरेक्ट तो मुश्किल पड़ेगी आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में ये जो स्टेप मैं कर रहा हूं, ये आपको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है? ध्यान में रखना तो याद आ जाएगा। इसमें डायरेक्टली करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है? क्या करना भाई, देखो सबसे पहले इस BC को इधर लाओ, इस AD को इधर लाओ, B प्लस C अपॉन BC
ए प्लस डी अपॉन ए डी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी। जब सेपरेट करूंगा, इसको सेपरेट करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। समझ गए, बात समझ में आ गई। अच्छा अगला, सिमिलरली इसे भी करो, d प्लस ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c प्लस एफ अपॉन सी एफ। जब इनको सेपरेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। ये ले लो फर्स्ट, ये ले लो सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो होगा क्या, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस, सही है, समझ गए। अब जरा सुनना, यहां पे कुछ कैंसिल होगा, 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी कैंसिल, 1 अपॉन डी से 1 अपॉन डी कैंसिल। क्या बच गया, ये बच गया, इसका एलसीएम ले लिया, ई प्लस बी अपॉन बी ई, इसका भी एलसीएम ले लो, एफ प्लस ए अपॉन ए एफ। ये ऊपर जाएगा, ए एफ इंटू क्या बनाना था मुझे, बी प्लस ई, यहां पे क्या था, बी ई इंटू ए प्लस एफ। और इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, तो हेंस इट इज इक्विवेलेंस, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सही है, समझ गए सारे, पक्का समझ गए अच्छे से। अच्छा अब मैं एक बात और बता रहा हूं, जैसे मैंने ना यहाँ पे ये स्टेप किया, ये इसको ऐसे सेपरेट किया, इसको ऐसे सेपरेट किया, अगर आपको ये लॉजिक याद करना तो यही कर लो, इससे सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों इस लॉजिक से भी हो जाएंगे। ये सेम लॉजिक उन दोनों में भी चल जाएगा। अगर आप इस रिलेशन को सेपरेट करके ऐसे लिख लेते हो तो ये पता क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। वो सिंपल प्लस वाला लॉजिक चलेगा जो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी वाला किया था। समझ गए। तो बाई चांस कोई ऐसी एक रिलेशन आ जाती है जो थोड़ा देख के घबराना, मतलब घबराहट हो जाए, तो उसको सेपरेट कर लेना। सेपरेट करने के बाद अपनी वो जान पहचान वाली कोई ना कोई बन जाएगी। समझ गए। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 7th। जरा देखना इसे कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन एक बार लिख लो। क्वेश्चन है, हाँ, पहले ही क्वेश्चन है, if R1 and R2 are two equivalence relation, if R1 and R2 are two equivalence relation, चलो ऑन सेट ए, एक सेट है ए जिसपे ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो प्रूव दैट R1 intersection R2 is also equivalence on A, equivalence on A। ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस। मैंने क्लास में भी कराया था, एक बार खुद लिखने की कोशिश करो, इसको करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना सीखो। पहली बात, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या इस क्वेश्चन पे लिखा होगा, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस। जब अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है तो सबसे पहले आपने एक लाइन लिखनी है, लेट R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। जब सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस, तो उस केस में पहले क्या लिखोगे,
लेट R1 एंड R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, उसके बाद शुरू करोगे, क्योंकि यहां पर तो डिफाइन है ना। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? चलूं आ गई? चलो लिखो भाई, फोर रिफ्लेक्सिव, अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब हम सबको पता है। चलो अब मुझे प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस है। कब? जब R1 एंड R2 क्या है? इक्विवेलेंस। सबसे पहली बात, सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि A कॉमा A R1 से बिलोंग करेगा एंड A कॉमा A R2 से बिलोंग करेगा। वेयर A किसका एलिमेंट होगा? जरा बताओ, A किसका एलिमेंट होगा? कह रहा है R1 R2 का एलिमेंट होगा। देख लो सेट A का किस सेट पे लगी है भैया, एग्जाम है, ध्यान से। चलो अब अच्छा, A कॉमा A भी R1 में है, A कॉमा A R2 में भी है, तो जब मैं R1 R2 का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या A कॉमा A उसमें होगा? ऑब्वियसली कॉमन एलिमेंट है, तो इट इंप्लाइज दैट A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। भाई किसको समझ नहीं आया बता दो? सबको समझ में आ गई वाली बात? भाई इसमें भी है, R1 में भी है, R2 में भी है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी हो गया। और जैसे ही A कॉमा A R1 में हो गया तो इट इंप्लाइज दैट R1 intersection R2 is reflexive। भाई ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए पहला हम लोग क्या करते हैं? पहला ऑर्डर पेयर लेट करेंगे। लेट A कॉमा B किससे बिलोंग करेगा बताना? A कॉमा B किससे बिलोंग करेगा? अरे A कॉमा B बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2। बस एक नया क्वेश्चन क्या है तो तोड़ गए तुम्हारे। भाई मुझे किसको प्रूव करना है? R1 इंटरसेक्शन R2 को प्रूव करना है ना, सिमेट्रिक, तो इससे बिलोंग करेगा। वेयर A कॉमा B किसके एलिमेंट होंगे? सेट A के। अब मुझे प्रूव करना है कि B कॉमा A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। बट ना बेटा मुझे एक बात का जवाब दे दो, मुझे क्या प्रूव करना है कि B कॉमा A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अच्छा A कॉमा B अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इस बात का मतलब क्या निकलता है? इस बात का मतलब ये निकलता है कि A कॉमा B R1 में भी है एंड A कॉमा B R2 में भी है। क्या ये इस बात का मतलब है? अगर वो उनके इंटरसेक्शन में है तो उन दोनों में भी होगा। अच्छा, और R1 और R2 कैसी रिलेशन है? इक्विवेलेंस। सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, तो देयरफॉर B कॉमा A, अब ये इक्विवेलेंस है तो R1 R2 दोनों सिमेट्रिक भी होंगी। तो अगर A कॉमा B R1 में है तो मैं कह सकता हूं B कॉमा A B R1 में होगा एंड B कॉमा A R2 में भी होगा। सही है, समझ गए? अब B कॉमा A R1 में भी है, B कॉमा A R2 में भी है, तो इट इंप्लाइज दैट B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। भाई B कॉमा A R1 में भी है, B कॉमा A R2 में भी है, तो B कॉमा A R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। सारी बात समझ में आ गई? अब A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 में था, B कॉमा A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। भाई ये तुम्हारी क्या हो गई? सिमेट्रिक। अब आगे चलते हैं। फोर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं? लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 वेयर A B C बिलोंग्स टू सेट A। तो अब ध्यान से देखना, अब मुझे प्रूव करना है कि A कॉमा C भी किसमें होगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो कैसे करेंगे यार? एक बात का जवाब दो, अगर A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसका मतलब हो गया AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू R2 एंड
बी कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो उसका मतलब हो गया बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। सही है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद यार, अच्छा सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, भाई ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देयरफॉर अगर ए बी R1 में है, बी सी R1 में है, तो मैं कह सकता हूं ए सी R1 में होगा, कह सकता हूं। इट इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू R1 एंड ए बी R2 में है, बी सी R2 में है, तो मैं कह सकता हूं ए सी किस में होगा, R2 में। चलो ए सी R1 में भी है, ए सी R2 में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमा सी किस में होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। समझ गए। अब ए सी अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट इट इज देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। चलो अभी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हैंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई ये तुम्हारी क्या हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया बच्चों, आगे लिखना आ गया। इसी का ना एक भाई है अगला 8th क्वेश्चन। पहले मैं इसके लिए आपको एक बात बता दूं, किसी भी रिलेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। मान लो एक रिलेशन है R 1, 2, 3, 4, तो इस R का इनवर्स ऑफ R बताना क्या होगा। हाँ अब भाई 2, 1 और 4, 3 ऐसे हम क्या निकालते हैं, किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, जरा करना एक बारी, उसको भी लिख के दिखाना। ये है इफ R is an equivalence relation on set A, then show that R inverse is also an equivalence relation। करो भाई ट्राई, या इसको ऐसे भी आ सकता है, द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, करो। चलो भाई क्वेश्चन क्या था, इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, देन शो दैट R इनवर्स इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शो दैट इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वहां पर पहले एक स्टेप लिखना पड़ेगा, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। ठीक है, उसके बाद ये करना है सेम वही, पहला रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। चलो क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर मैं कह सकता हूं A, A belongs to R for all A belongs to A। सही है, समझ गए। अच्छा अब अगर मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर 2, 3 R में है, तो मैं कह सकता हूं 3, 2 R इनवर्स में होगा। मैं इस बात को कह सकता हूं। तो अगर A, A R में है, तो जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो उस केस में भी A, A बनेगा। A, A बिलोंग्स टू R इनवर्स। सही है, तो अब A, A अगर R इनवर्स में है, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर R इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। चलो फॉर सिमेट्रिक,
4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, हम वही करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स वेयर ए कॉमा बी किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के। अच्छा, अगर ए बी आर इनवर्स में है, अब मुझे ना एक बात का जवाब दे दो, अगर 2,3,4 आर इनवर्स में है तो मैं लिख सकता हूं 4,3 आर में होगा, लिख सकता हूं ना। तो अगर ए कॉमा बी आर इनवर्स में है तो मैं लिख सकता हूं बी कॉमा ए किस में होगा, आर में। सही है। अच्छा, अब आर कैसी रिलेशन है, आर है एक इक्विवेलेंस, सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर अगर b कॉमा ए आर में है तो मैं कह सकता हूं a कॉमा बी भी किस में होगा, आर में होगा, क्योंकि आर तो इक्विवेलेंस है ना। अब अगर a कॉमा बी आर में है तो इसका मतलब क्या निकलता है, b कॉमा ए तो आर इनवर्स में होगा, समझ गए। अब a कॉमा बी भी आर इनवर्स में है, b कॉमा ए भी आर इनवर्स में है, तो देयरफॉर आर इनवर्स इज सिमेट्रिक। चलो अब आगे नेक्स्ट, 4 ट्रांजिटिव। 4 ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अगर ए बी आर इनवर्स में है तो बताना आर में क्या होगा, बी ए, इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी आर इनवर्स में है तो सी कॉमा बी किस में होगा, आर में। सही है। अब मैं एक काम आपको एक बात बता रहा हूं, आर कैसी रिलेशन है, इक्विवेलेंस, सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जरा ध्यान देना, अगर सुनो सी बी आर में है, बी ए आर में है, सी बी आर में है और बी ए आर में है, तो मैं कह सकता हूं सी ए बी आर में होगा, क्योंकि आर तो ट्रांजिटिव होगी, है ना भाई, कह सकता हूं ना। तो सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देयरफॉर सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सही है। अब अगर सी कॉमा ए आर में है तो इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी किस में होगा, आर इनवर्स। समझ गए। तो देखो ए बी आर इनवर्स में है, बी सी आर इनवर्स में है और ए सी आर इनवर्स में है, तो देयरफॉर आर इनवर्स इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गई। अब हेंस आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई ये तुम्हारी क्या हो गई, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। समझ गए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन नंबर 9th। देखो भाई एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से करना। क्वेश्चन है, ये फंक्शन में भी आ सकता है और रिलेशन में भी आ सकता है। लेट एक फंक्शन है एफ एक्स टेंड्स टू वाई, चलो बी अ फंक्शन define a relation R on X given by R equals to A comma B such that FA equals to FB. Show that R is an equivalence relation. Valence relation on X. करो ट्राई। देखो भाई फोर रिफ्लेक्सिव, चलो भाई पहले इसका मतलब समझ लो क्या है।
ए कॉमा बी आपस में रिलेटेड है कब? जब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है ना, जब एफ ए इज इक्वल टू क्या है? एफ बी। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, क्या एफ ए इज इक्वल टू एफ ए होगा? ये तो हमेशा होगा, है ना भाई। तो इसका मतलब ए कॉमा ए आपस में क्या हो गया? रिलेटेड। तो लिखेंगे सिंस एफ ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। होगी ये किस पे लगी हुई बेटा? एक्स पे लगी हुई है। बात समझ में आ गई? चलो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, तो इट इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। चलो अब बात करते हैं किसकी? फॉर सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? लेट ए कॉमा बी belongs to R, where A B belongs to X। अच्छा अब A कॉमा B belongs to R है, इसका मतलब क्या हो गया? F A is equal to F B हो गया। समझ गए भाई? अब F A is equal to F B, ऐसे मैं क्या लिख सकता हूं? F B equals to F A, ऐसे लिख सकता हूं। और F B is equal to F A का मतलब हो गया B कॉमा A belongs to R, तो therefore it is symmetric। ये सिमेट्रिक भी होगी भाई। बहुत आसान क्वेश्चन था यार, एग्जाम में आ गया तो मजे आ जाएंगे। फॉर ट्रांजिटिव, let AB belongs to R and BC belongs to R। Let AB belongs to R and BC belongs to R, where A B C belongs to X। अच्छा इसका मतलब हो गया A B R से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हो गया F A equals to F B। सही है? F A is equal to F B और B C belongs to R है, तो इसका मतलब क्या हो गया? And F B, F A is equal to F B and एफ बी इक्वल्स टू एफ सी। अब ध्यान से देखो, एफ ए एफ बी के इक्वल है, एफ बी एफ सी के इक्वल है। इट इंप्लाइज दैट क्या? एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, तो देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगी। अब ये ट्रांजिटिव होगी तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो R है वो क्या हो गई? इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान था क्वेश्चन ये वाला, ये तो लिख सकते हो आसानी से, है ना? क्वेश्चन क्या सेम था। अगला टेंथ कर बेटा एक बार जरा, तो सेम टेंथ कर रहा हूँ, सेम है। तू जरा एक बार करियो टेंथ बेटा एक बार। हाँ सेम ही है वो, कर जरा एक बार कर। अच्छा ध्यान से करना यार, ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन एक मिनट बोलो मत प्लीज, एक मिनट बोलो मत। फॉर रियल नंबर्स x एंड y, फॉर रियल नंबर्स x एंड y, बोलो नहीं प्लीज यार। डिफाइन x is related to y if and only if x minus y plus root 2 is an irrational। भाई इस रिलेशन को ध्यान से देखना, is an irrational number, then check reflexivity, symmetricity and कौन से transitivity of the relation। चेक करो क्या क्या है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। अच्छा यार बेटा पता है इसमें ना एक चीज याद रखनी, अब मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यहां पर रूट 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, सेम रिलेशन आएगी। एक बात याद कर लो भाई, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या होती है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक नहीं होती। लिखना कैसे मैं आपको बता देता हूं, ये बात याद रहेगी बच्चों। रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। मैं आपको बता भी देता हूं, एक्स और वाई क्या है यार? रियल नंबर्स है। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं, यहां पर कोई भी दो रियल, सपोज करो 2, 2 रखो, 2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे,
प्लस √2 बचेगा, वो क्या है, इरेशनल नंबर है ना। 3,3 देखो, 3 - 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, √2, वो क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब हर एक रियल नंबर खुद से रिलेटेड तो होगा। ये बात समझ में आ गई रिद्धि, नहीं आई? अच्छा, इसमें क्या बोला है, कौन से दो रियल नंबर रिलेटेड है, जिनको यहां रखने पे आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। एक बार एक रियल नंबर सोच, 2,2 यहां रख, 2 - 2 प्लस √2, 2 - 2 कितना हो गया, 0, 0 प्लस √2 क्या बचा, √2, जो एक इरेशनल नंबर है। ऐसे 3,3 रख तो √2 बचेगा, 1/2, 1/2 रख, √2 बचे। कोई भी दो रियल नंबर रख, हमेशा क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, क्योंकि हर एक आपस में लिंक हो गया। तो अब सिंपल लिखना, सिंस x माइनस x प्लस √2 इक्वल्स टू √2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि x एक रियल नंबर है, तो विच इज इरेशनल, विच इज इरेशनल, देयरफॉर क्या हो गया, x, x बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव वाली कहानी समझ में आ गई भाई, बताओ आ गई? अच्छा, अब सिमेट्रिक के लिए, फोर सिमेट्रिक। अब ना मैंने आपको बताया ये सिमेट्रिक नहीं है, ये वाली रिलेशन जो है ना बेटा, इसको लर्न कर लो, ये सिमेट्रिक नहीं है। बाकी मैं आपको, अब मैंने बताया, किसी भी, हमने पढ़ा था, किसी भी चीज को फॉल्स प्रूफ करना होता है, किसी भी चीज को फॉल्स प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल देने होते हैं। या तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लो, या मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक बार ले लेते हैं √2,1, सिंस √2 - 1 प्लस √2, ध्यान देना यार, √2 - 1 प्लस, भाई पहली बात तो इसको याद है, वैसे सिमेट्रिक नहीं होती है ना बेटा, ये चीज, ये वाली रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। यहां पर कोई भी एक इरेशनल नंबर होगा, √2, √3 माइनस होता है बीच में, ठीक है। चलो, तो √2 प्लस √2 - 1 ये कैंसिल होके क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। 2√2 एक इरेशनल है, विच इज इरेशनल। चलो, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं √2,1 किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, R से। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगला रखते हैं, अगला 1, √2 रखते हैं, x की जगह 1, y की जगह √2, सिंस 1 - √2 प्लस √2 रखा मैंने, इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ रहा है, 1, विच इज नॉट एन इरेशनल, जो इरेशनल नहीं है। चलो, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं 1, √2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1, √2 R से बिलोंग नहीं करता, ठीक है भाई। चलो, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि मुझे पता लग गया क्या कि ना √2,1 तो है, बट 1, √2 इसमें नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? चलो, अब बात करते हैं 4 ट्रांजिटिव। चलो, ट्रांजिटिव के लिए भाई, ये ट्रांजिटिव है, एक बार रख के, वैसे आप चाहे तो एग्जांपल लेके भी चेक कर लो, बट मैं आपको करके दिखाता हूं। हाँ, ट्रांजिटिव नहीं है, एग्जांपल बता। 3√2, 2√2 और 2√2, 4√2। 3√2, 2√2, अगर मैं यहां रखूं तो एक बारी 3√2 - √2 कितना आ गया भाई, 4√2। 3√2 - 2√2 प्लस √2, तो ये कितना हो गया, 2√2 आ गया। अच्छा, अगला तूने क्या बताया, 2√2 - 4√2 प्लस √2, तो ये भी क्या है, कितना आ रहा है, -√2। और अगला 3√2 और 4√2 रखता हूं। हाँ भैया, ट्रांजिटिव भी नहीं है, समझ गए, मैंने गलत बोल दिया। ये वाली सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना ही क्या है सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। बात समझ में आई? ना ही क्या है सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। थोड़ा सा बेटा याद रखना। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हाँ देखो भाई, पहले बात तो भाई ये याद रखना, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, बस ये वाली क्या होती है, रिफ्लेक्सिव, जहां जब भी कभी ऐसे इरेशनल वाला हो, ठीक है भाई। चलो, मैं थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। अब सिंस पहले क्या लिखा था, 4√2 - √2 प्लस, पहला एग्जांपल तूने क्या बोला था बेटा, 3√2, 2√2 प्लस √2। देखो भाई, इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आ रहा है,
4√2 माइनस 2√2 कितना आ गया 2√2। समझ गए? विच इज एन इरेशनल, विच इज एन इरेशनल। तो देयरफॉर क्या हो गया 3, √2, 2√2 किससे बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। सही है, समझ गए? अगला बार मैंने क्या लिया, सिंस 2√2 माइनस 4√2 प्लस √2 कितना आ गया ये माइनस √2 विच इज एन इरेशनल नंबर। जो क्या है इरेशनल, तो देयरफॉर क्या हो गया 2√2। भाई ये एग्जांपल थोड़ा सोचने होते हैं खुद, या तो आप याद कर लो 2√2, 4√2 किससे बिलोंग कर रहा है, R से। अच्छा अगला क्या लेना है मुझे 3√2 और 4√2। अब नाउ सिंस मैंने एक बार लिया 3√2, x को लिया 3√2, x है 3√2 और y है 4√2। पुट करो भाई 3√2 माइनस 4√2 प्लस √2, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 0, विच इज नॉट अ इरेशनल। एन इरेशनल, ठीक है। तो देयरफॉर इरेशनल, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं 3√2, 4√2 does not belongs to R, तो therefore it is not transitive। भाई ये क्या है ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3√2, 2√2 है और 2√2, 4√2 है, लेकिन 3√2, 4√2 इससे बिलोंग नहीं करता। बात समझ में आ गई? तो भाई ये वाली रिलेशन को बेटा याद ही करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में ज्यादा आती है। क्या चेक करो उसमें, ये वाली क्या है रिफ्लेक्सिव है, बस सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। इसको बेटा याद ही करना है, वरना सोचोगे दिमाग पे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। बात समझ में? कुछ ऐसे रिलेशन है जिनको याद ही करना होता है, एक दो और है, बट आज के लिए इतना ही करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार करके जाना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।